गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊर्जा के समविभाजन का नियम व गैस की आंतरिक ऊर्जा। देखो, मैक्सवेल ने ऊर्जा के समविभाजन का नियम दिया था। ठीक है, मैक्सवेल ने कहा था कि थर्मली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी स्वतंत्रता की कोटियों में इक्वली डिवाइड हो जाती है। जिस भी सिस्टम यानी निकाय की जितनी स्वतंत्रता की कोटियां हैं, जैसे कि हमें पता है कि यदि आप किसी एकल परमाणु की बात करो, एकल परमाणु गैस है जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इनकी बात करते हो तो इसमें स्वतंत्रता कोटियां कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों किस कारण होती है? ट्रांसलेटरी मोशन के कारण होती है। आगे बात समझ में, या जब हम द्विपरमाणुविक गैस के अणुओं की बात करें, यानी ऐसे गैस के परमाणुओं की बात कर रहे हैं जिसमें कितने हैं? 2 परमाणु हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनमें स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होती है? 5 होती है। 3 ट्रांसलेटरी मोशन के कारण, 2 रोटेशनल मोशन के कारण। ठीक है, त्रिपरमाणु गैस के अणुओं की बात करें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें स्वतंत्रता की कोटियां कितनी होती है? 7। कौन कौन सी होती है? 3 स्थानांतरीय, 2 घूर्णन और 2 कंपन। ठीक है, तो जैसे हम कोई ऐसे निकाय की बात कर रहे हैं जिसमें एकल परमाणुीय गैस है, इनमें से कुछ है, तो उनकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 3/2 kT। क्या होती है? 3/2 kT। ठीक है, यदि हम द्विपरमाणुीय अणुओं की बात करें तो उनकी क्या हो जाएगी? 5/2 kT। आगे समझ में, तो इसी तरीके से क्या है कि एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है और प्रत्येक अणु की एनर्जी क्या रहती है? 1/2 kT। ये ध्यान रखना, ये हमें किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। एक अणु कितनी होगी? अब 3 है तो 3/2 kT हो जाएगा, 5 है तो 5/2 kT हो जाएगा, 7 है तो क्या हो जाएगा? 7/2 kT हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नियम है, तो हम इसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन सिंपली लिख देंगे E = F/2 of kT। यहाँ पे F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, अब देखो, यदि 1 ग्राम मोल गैस में अणुओं की संख्या n0, अवगाद्रो संख्या ये तो होती है वो जो ये बताती है कि 1 ग्राम मोल गैस के अंदर अणुओं की संख्या कितनी है। यदि ये बोल रहे हैं n है तो उसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n × F/2 of kT। ये एक परमाणु के लिए है, ये n परमाणुओं के लिए हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, n भी कांस्टेंट हो जाएगा, k भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो n और k को एक कांस्टेंट कहा जाता है r। इसको बोलते हैं गैस नियतांक। इसको हम क्या बोलेंगे? गैस नियतांक। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 FRT। ठीक है, जैसे एकल परमाणु है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3/2 of RT, या फिर द्विपरमाणुक है तो 5/2 RT, त्रिपरमाणुक है तो 7/2 RT। R की वैल्यू क्या है? यहाँ पे N K है। तो यही क्या है? ऊर्जा के समविभाजन का नियम है। ठीक है, अब देखो, किसी की गैस के अणुओं की जो कुल ऊर्जा है वो उसके तापमान पर भी क्या करती है? निर्भर करती है, और उस ऊर्जा को हम गैस की क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं, और आंतरिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? U = 1/2। आंतरिक ऊर्जा को किससे डिनोट करेंगे? U से, तो U = 1/2 XFRT। ये फॉर्मूला हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्माएं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। देखो, स्पेसिफिक हीट होता है किसी भी गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री केल्विन तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं।
मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, एक मोल गैस के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है ये 2 टाइप की होती है, एक होती है नियत आयतन पर किसी गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा और एक होती है नियत दाब पर किसी गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो नियत आयतन पर क्या होगा कि किसी भी निकाय का आयतन नियत रखते हुए 1 मोल गैस के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस गैस की नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यदि आपको ऊष्मा डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए Q1 ऊष्मा की ज़रूरत हो तो यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, CV की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल इंटू केल्विन हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हम किसके बारे में बात करेंगे, CV की बात करेंगे, नियत दाब पर किसी गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो नियत दाब पर क्या होगा कि सपोज हम कह रहे हैं कि किसी भी निकाय का दाब हम नियत रख रहे हैं और डेल्टा टी टेम्परेचर देने पर उसमें ऊष्मा कितनी वृद्धि होती है, Q2 होती है। तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 को रखने के लिए, यानी Q2 अपॉन डेल्टा टी। तो ये होता है CV, ये होता है CP। सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है जिसको हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन, मेयर का संबंध। ये CP और CV के बीच में एक रिलेशन देता है। ये रिलेशन हमने 11th क्लास में भी बेसिकली पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है इम्पोर्टेंट। तो देखो, यदि आप किसी गैस का आयतन नियत रखते हो, ठीक है, तो नियत आयतन पर CV की वैल्यू क्या होगी, Q1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब देखो यदि मैं उष्मा गतिकी का नियम की बात करूं तो Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा U। आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वही उष्मा के रूप में क्या होता है, खर्च होगा। और ये जो वैल्यू है वो आंतरिक ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है, हाफ FR डेल्टा टी होती है। तो CV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ FR। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, CV की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि हम एक निकाय लेते हैं जिसमें हम दाब को क्या कर रहे हैं, नियत रख रहे हैं, नियत दाब पर। यदि हम किसी भी निकाय को Q2 उष्मा देते हैं तो इस उष्मा का कुछ भाग तो क्या करेगा, उस गैस के प्रसारित करने में काम करेगा। ठीक है, यानी कुछ काम करेगा। एक तो डेल्टा W होगा, गैस में क्या करेगा, प्रसार करेगा, और कुछ भाग क्या होगा, आंतरिक उष्मा में वृद्धि करेगा। तो उष्मा गतिकी के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी निकाय को दी गई उष्मा निकाय के द्वारा किया गया कार्य और उष्मा में या आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। तो Q2 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, डेल्टा U प्लस का डेल्टा W। अब देखो डेल्टा W क्या है, किया गया कार्य, और किए गए कार्य को हम P डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं। सिंपली कार्य इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, दाब इंटू आयतन। ठीक है, तो डेल्टा W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P डेल्टा V। अब देखो आपको आदर्श गैस की इक्वेशन पता है, PV इक्वल्स टू nRT, एन आप एक लेते हो तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT। P डेल्टा V, यदि आयतन में आप परिवर्तन करते हो तो तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, नियत दाब पर हम बात कर रहे हैं। तो P डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W। तो डेल्टा W की वैल्यू क्या होगी, R डेल्टा T। तो डेल्टा W की हम वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा W इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, R डेल्टा T। ठीक है, तो अब ये वैल्यू Q2 में पुट करेंगे तो Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस का R डेल्टा T। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, Q2 की वैल्यू आ गई। अब ये जो Q2 की वैल्यू है हम C2 के फॉर्मूला में, सॉरी CV के फॉर्मूला में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो CP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का हम यहाँ क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी प्लस का R आ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा U अपॉन डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, CV के बराबर। तो CP इक्वल्स टू आ जाएगा CV प्लस R। इट मीन्स CP माइनस CV इक्वल्स टू क्या आ गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है मेयर का रिलेशन।
अब हम बात करते हैं एकल परमाणु, द्विपरमाणु एवं बहुपरमाणु गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्माएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकल परमाणु की बात करते हैं। तो इसमें एक परमाणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 3/2 kT हो जाएगी। और सॉरी, ये तो क्या हो जाएगी उनकी जो माध्य ऊर्जा है, और सॉरी जिसको हम ई लिखेंगे, और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 3/2 ऑफ RT। ठीक है, अब नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा को हम क्या लिखते हैं? CV = du/dt। तो du/dt करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करो इस इक्वेशन का। du = 3/2R/dt। तो du/dt करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 ऑफ R। और Cp की वैल्यू निकालने तो Cp = क्या होता है? CV + R, यानी कि 3/2 ऑफ R प्लस R। जब इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/2 ऑफ R। यानी एकल परमाणु के लिए CV की वैल्यू होती है 3/2 ऑफ R, और Cp की वैल्यू क्या होती है? 5/2 ऑफ R। R की वेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है अराउंड 8.3 जूल पर मोल इनटू केल्विन। ठीक है, तो ये हम पे क्या होगी? R की वैल्यू आप पुट आउट कर सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली हम द्विपरमाणु के लिए बात करें तो द्विपरमाणु के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है? 5। तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2 ऑफ RT। ठीक है, सिमिलरली हम अगेन क्या करेंगे? CV कैलकुलेट करेंगे। CV की वैल्यू होती है du/dt, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2 ऑफ R। तो फिर हम Cp निकालेंगे। Cp होता है CV + R, तो R प्लस का 5/2 ऑफ R। आंसर क्या आ जाएगा? 5 and 2 7, तो आंसर आ जाएगा 7/2 ऑफ R। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे? त्रिप्रमाणिक अणुओं के लिए करेंगे। तो त्रिप्रमाणिक अणुओं के लिए F की वैल्यू क्या होती है? 6 होती है। F की वैल्यू 6 होती है, तो U = क्या हो जाएगा? 6/2 ऑफ RT। इट मीन्स 3 ऑफ क्या आ जाएगा? RT। हम कैलकुलेट करेंगे पहले CV होता है du/dt। तो du/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3R। तो Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3R + R = 4। बस यही क्या होता है? सिंपल आंसर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल वे से करना है। आगे हम चलते हैं गैसों की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात ज्ञात। ठीक है, गैसों की विशिष्ट अवस्थाओं का अनुपात, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा = होता है Cp/Cv। ठीक है, जब Cp/Cv पुट करेंगे तो देखो गैसों के लिए बात करेंगे तो F+2 /2 × R × 2/FR। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा F+2/F। अब ये हमारे पास क्या है? गामा की वैल्यू आ जाएगी। एकल परमाणु के लिए F की वैल्यू क्या होती है? 3। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/3, अराउंड 1.67। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप द्विपरमाणु की बात करें तो F की वैल्यू क्या होती है? 5 होती है, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/5। आंसर आ जाएगा 1.40। त्रिपरमाणु के लिए बात करो, F की वैल्यू होती है 6, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8/6। इट मीन्स 4/3। आंसर आ जाएगा 1.33। तो ये इनके बीच में क्या होता है? रिलेशन आ जाता है। ओके, थैंक यू।